सवाल है, आपने सीमांचल, मिथिलांचल, कोसी का जिक्र किया। सिर्फ एक किशनगंज की अगर सीट छोड़ दें तो पिछली बार हर जगह सुपड़ा साफ हो गया था महागठबंधन का। इस बार क्या है प्लान आपका, जिससे लग रहा है कि आप एनडीए को हरा देंगे बिहार में? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आप सुपड़ा साफ होने की बात करते हैं तो आप कभी ये सोचिए ना, मैं आपसे भी कहता हूं कि नीतीश कुमार जी अकेले चुनाव लड़े थे या बीजेपी भी अकेले चुनाव लड़ी थी। बीजेपी इतना परेशान क्यों है? हाँ। नरेंद्र मोदी जी नीतीश कुमार को गाली देकर के, यदि बहुत बड़ी हिम्मत है नरेंद्र मोदी जी को, तो संजय निषाद को जो सबसे बड़ा दुश्मन हुआ, प्रजापति ने क्या नहीं गाली दिया, हाँ। हार्दिक पटेल ने क्या नहीं कहा अमित शाह नरेंद्र मोदी जी को, और प्रजापति ने तो इतनी गालियां दी नरेंद्र मोदी जी को व्यक्तिगत जीवन में, उतना कोई दे नहीं सकता है। उसको आप स्वीकार कर लिए मंत्रिमंडल में। पप्पू यादव जी, सुपड़ा साफ करना राजनीति में उस समय इस्तेमाल किया जाता है जब राजनीतिक अस्तित्व पर खतरा बन रहा है। मेरी एक बात सुन लीजिए ना, पहले नरेंद्र भाई मोदी जी, यदि 56 इंच की सीना बहुत मजबूत है ना, उनको कहिए कि देश के विकास पर और 10 साल में जो उन्होंने किया उसी लाइन पर लड़े। पप्पू यादव जी, लेकिन एक चीज के लिए आपकी तारीफ करनी होगी। देखिए, मौजूदा वक्त में जब कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, जिनमें हालांकि सोनिया गांधी उम्र की वजह से नहीं लड़ी है, मल्लिकार्जुन खड़गे जगह जगह जाएंगे इस वजह से नहीं लड़े हैं, अशोक गहलोत ने मना कर दिया, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, जितेंद्र सिंह, सचिन पायलट, नवजोत सिंह, तो मेरे पास पूरी लंबी फहरिस्त है। लेकिन आपने दम ठोक कर कहा है कि आप पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे। पप्पू यादव जी, इसके लिए तो आप बधाई के पात्र है ना, कि जब दिग्गज कांग्रेसी मना कर रहे हैं उस समय पप्पू यादव जी। कितने पार्टी, कितने लोग, 2-2, 3-3 लोग तो इनके कैंडिडेट जब उन्होंने दे दिया, सिंबल घोषणा कर दी, तब बीजेपी, जब बीजेपी पीक पर है, आप कह रहे हैं गहलोत ने, आप कह रहे हैं सचिन पायलट, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, सबने मना कर दिया, तब आप कांग्रेस में हिम्मत दिखाएं लड़ने की। मैं एक बात बहुत क्लियर आपको कह देना चाहता हूं, और इसको आप समझिए कि राहुल गांधी जी ने दिल जीता इस देश का। आप हमको एक बात बताइए, इतना परेशान क्यों है? कांग्रेस मुक्त भारत के बाद बीजेपी कांग्रेस युक्त क्यों हो रही है? गुलाम नबी आजाद से लेकर असम का मुख्यमंत्री कांग्रेसी, ये आधी से अधिक बीजेपी कांग्रेसी है। ठीक है, इसको आप समझ लीजिए। कांग्रेस पार्टी आरक्षण के खिलाफ अमित शाह जी कहते हैं कि सबसे बड़े ओबीसी तो नरेंद्र मोदी है, वो आप लोगों को नजर क्यों नहीं आते हैं? सबसे बड़े ओबीसी तो प्रधानमंत्री हैं। तो समझ में नहीं आता कि नरेंद्र मोदी जी कहां से ओबीसी हो गए। हमको समझ में, वो हम इस पर नहीं टिप्पणी करेंगे। जिताने का फॉर्मूला क्या होगा बिहार का? रणनीति की क्या बात है, तय करना। पूरी कांग्रेस और तेजस्वी जी हम लोग मिल करके बीजेपी को रोकेंगे। खासतौर पर जो कोसी सीमांचल मिथिलांचल का इलाका है, हमारा प्रयास होगा, मैं झूठ फूस तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरा प्रयास होगा, मैं नरेंद्र मोदी जी की तरह 400 पार, क्योंकि इनको पता है ईवीएम, इनको पता है ईडी, इनको पता है सीबीआई, इनको पता है पूंजीपति, इनको पता है डेली जो दिखता है ये मार्केटिंग। आप जैसा एंकर जिस पार्टी का पर्सनल एंकर हो जाए, मैडम हमारी तो बहन है। पप्पू यादव ताना हराती न पाती है। अरे जनता की ही हम आवाज हैं, उन्हीं की आवाज है जो सवाल पूछते हैं। हम जनता की ही आवाज हैं। जनता की आवाज चित्रा जी जनता की आवाज। टीवी और चित्रा जी हो ही नहीं सकता। टीवी के मालिक की आवाज है आप लोग, जनता की आवाज कभी हो ही नहीं सकते। पप्पू यादव मालिक की आवाज होते हैं। पूर्णिया को जाकर के पूछिए, पूर्णिया को जाकर के पूछिए, सीमांचल को जाकर के पूछिए। अरे जाकर पूछना, अपने घर जाना है, मुझे घर जाना। को बोलूं कि चुनाव अभी करवा, मैं 543 सीट लाऊंगा, 543। अरे कौन सी पार्टी के लाएगा ये तो बता। भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, बोलिए। भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, 543। बाकी सब कहाँ जाएंगे जो लड़ रहे हैं? बाकी सबका सीट है से सब वितरण हो गया है ना। बाकी वो समझे कहाँ जाएंगे, न पक्ष रहेगी न विपक्ष रहेगी, एगो पार्टी रहेगी, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी रहेगी। अब मैं बीजेपी हूँ। बोलिए आप क्या बोलना चाह रहे हैं? प्रधानमंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री मैं बन रहा हूँ। मेरे को किसी की हेल्प की जरूरत नहीं, मैं बन रहा हूँ प्रधानमंत्री। बोलिए, आपके अंदर प्रधानमंत्री बनने का काबिलियत है? मैं प्रधानमंत्री, मैं 14 में प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठ जाता, 14 में बैठ जाता। मोदी जी कंफ्यूज से मिस्टेक से आ गए, न 14 में मैं आया और न 19 में आया। लास्ट में अपना सिस्टम, अपना कानून चाह रहा हूँ। मेरा ही कानून बनाया हुआ है, मेरा ही सिस्टम बनाया। 14 में आप प्रधानमंत्री बनते? 14 में बन जाता मैं प्रधानमंत्री, जो हमको हेल्प कर दिया रहता तो अब मैं चुनाव जीत जाता। मोदी जी आपके साथ धोखा किए हैं? मोदी जी धोखा नहीं किया, मेरे साथ जनता ने धोखा किया है ना, मेरे साथ जनता ने धोखा किया है। कौन चार देंगे? आपके पास खुद रोजगार है? रोजगार क्या, रोजगार में क्या रोजगार नहीं है? रोजगार तो बनने, तो कुर्सी पर तो बैठने दीजिए, तब नहीं। मैं क्या लगता है, नजर में नजर मिला करके देखिए, क्या मैं धोखा हूँ? नेता मंत्री किसी को झूठा आश्वासन देना बंद कीजिए। बस आप मोदी जी के भक्त हैं, सच्चे वाले? मैं तो मोदी जी हमें भी जानते हैं कि ऐसा बात नहीं है कि उनसे मैं छुपा हुआ हूँ। मोदी जी भी जानते हैं और जोगी भी जानते हैं, छुपे रुस्तम है उन लोग भी, है ना, जानते। वो तो हम भी जानते हैं, मोदी जी आपके साथ जो है बचपन में गिल्ली डंडा खेलते थे। कंट्रोलों के हिसाब से मोदी जी तो 2-2.5 किलो खाते हैं, हमने कंट्रोलों के हिसाब से खाई थी वहां पर गालियां। तो जब अतीक को एनकाउंटर करके मारा गया था, अतीक को मारा गया था 3 दिन पहले, उसके भाई को जब बेटे को मारा गया था, तब भी मैंने कहा था कि अगला नंबर अतीक का है, और 3 दिन बाद अतीक को मार दिया जाता है, उसके भाई को मार दिया जाता है, पुलिस कस्टडी में मार दिया जाता है, पुलिस की नाक के नीचे मार दिया जाता है, और उस वक्त एक नारा दिया जाता है, गूंज निकलती है, अगला नंबर मुख्तार अंसारी। उस वक्त से इनकी प्लानिंग और प्लॉटिंग शुरू हो गई थी। आप खुद बताओ, जब उस वक्त कहा गया था, किसी ने इस बयान को, इस स्टेटमेंट को डिनाई नहीं करा था, ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने करा था, ना मतलब जितने सारे के सारे नफरती आतंकी ना इन्होंने करा था। यानी कि उस वक्त ही एक तरह से पट कथा जिसको बोलते हैं वो लिख दी गई थी, और रमजान का इंतजार करा गया था, क्योंकि इनको पता है कि मुसलमानों का सबसे मुकद्दस महीना जो है वो रमजान
खानदान है। और आपने जिस तरह का शहाबुद्दीन को अगर आप उठाकर देखें, जो बिहार के शेर माने जाते हैं, और शहाबुद्दीन के नाम से लोग डरते थे, और खौफ का डर का आलम यह था जब शहाबुद्दीन को दिल्ली की जेल में मार दिया जाता है, ऐसे इल्जाम लगे, तो उनकी डेड बॉडी को इन्होंने बिहार तक नहीं जाने दिया, कि इनको शक था कि बिहार की जनता आज भी कहीं ना कहीं जिंदा कौम है, वो कहीं ना कहीं ड्रामा करेगी, या आप ये कहिए कि अपने नेता की मौत का बदला लेगी। तो शहाबुद्दीन को दिल्ली में ही गाड़ दिया गया था, यानी उसके मरे हुए जिस्म से भी इनको खतरा था। उसके बाद फिर रमजान आता है और फिर अतीक को मारा जाता है, अतीक के भाई को मारा जाता है, और ये इतिहास की सबसे बदतरीन मौत थी जो लाइव कैमरा हुई थी, लाइव में गोलियां मारी गई थी। सवाल ये है कि कुछ लोग जो है सोशल मीडिया के ऊपर जो है कह रहे हैं कि ये माफिया था, मर गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लोग जश्न मना रहे हैं। कुछ सुनिए ना, कुछ नहीं, जो लोग कह रहे हैं ना, उन लोगों को वो वही लोग हैं जो कह रहे हैं कि 14 के बाद आजादी मिली। वो वही ग्रुप है जो कह रहा है कि भारत को आजादी सन 2014 के बाद मिली। आप ही देखिए कि आप मुख्तार अंसारी को जानते कितना है, आप कितना जानते हो, कौन थे मुख्तार अंसारी? मुख्तार अंसारी एक फ्रीडम फाइटर के पोते थे जनाब। मुख्तार अंसारी, अगर आपको याद हो, देश के उपराष्ट्रपति रहे हामिद अंसारी, उनके भतीजे थे। मुख्तार अंसारी एक सांसद के भाई थे, मुख्तार अंसारी एक विधायक के भाई, और खुद बताते मुख्तार अंसारी एक विधायक थे। अब आप उनको माफिया थे तो ये थे, तो बाहुबली थे, तो ये भली थे, तो नर बली थे, कुछ भी कह लो। जब उनको मतलब जब वो